भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का सपना संजो रहे देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त विकराल समस्या से निपटने में चुनौतियां कम नहीं हैं। इम्तिहान तब हो जाती है जब पीएम निधि में सेंध लगाने से गुरेज नहीं की जाती। मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा है, जहां मानकों की अनदेखी करते हुए विकास कार्यों के नाम पर खूब बंदरबांट की गई। एपीएन ने जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए जब इस हकीकत को सामने लाने का काम किया तो शासन से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। सवाल है कि आखिरकार ऐसे में कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार। केंद्र की मोदी सरकार भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश में जी जान से जुटी है, लेकिन भ्रष्टाचार इतनी मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका है जिसे उखाड़ पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। एपीएन ने अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी ही हकीकत को सामने रखा तो हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार की ओर से जारी होने वाली सांसद निधि तक को नहीं बख्शा गया। एपीएन ने जब प्रधानमंत्री की सांसद निधि में हुई गड़बड़झाले को प्रमुखता से उजागर किया तब प्रशासन हरकत में आया और सांसद निधि से कुल 28 से भी ज्यादा विकास कार्यों में दोषी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। साइट अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के निलंबन की संस्तुति भेज दी गई। साथ ही ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और सिडको को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी कहा गया। साथ ही पीएमओ को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। इसमें 28 ऐसे काम निकल कर आए जिनके लिए टेंडर की प्रक्रिया और कार्यदायी संस्था का निर्धारण तथा समस्त वित्तीय स्वीकृतियां दिसंबर तक दी जा चुकी थी। अर्थात उनको आज अप्रैल या मई की शुरुआत तक अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे काम निकले जिसमें दूसरे किश्त की अभी तक मांग भी नहीं आई थी। ये काम हमारे दो सांसदों के क्षेत्र में पड़ते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में तथा माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के क्षेत्र में। एपीएन के इस खुलासे के बाद यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले 3 साल में पीएम की सांसद निधि से हुए सभी विकास कार्यों की जांच कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी के निधि से, उनके संसद निधि से अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो मैंने कहा कि ये क्षम्य है ही नहीं। अब इसको हम लोग देखेंगे, जांच कराएंगे। आप लोगों ने विषय लाया है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। पूर्व की सपा सरकार की कार्य संस्कृति कैसी थी, अधिकारियों कर्मचारियों के हौसले कितने बुलंद थे, ये एपीएन की रिपोर्ट बयां करती है। एपीएन ने अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए पूरी तस्वीर को साफ कर दिया। अब बारी सरकार की है। वाराणसी से गौरव शर्मा के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। हालांकि ऐसा नहीं है कि तस्वीरें सिर्फ वाराणसी से ही ऐसी चीजें सामने आई हैं। 75 जिलों में अगर आप जाएंगे तो हर जिले में घूम कर आइए तो हर जिले में आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिल जाएंगी जहां पर अगर सांसद निधि के द्वारा, विधायक निधि के द्वारा कोई काम कराया जा रहा है तो कई दफा बहुतायत वहां पर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों जनता के पैसे को इस तरीके से बंदर बांट कर बांटा जाता है, इसी को समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से कमलाकर त्रिपाठी जी। कमलाकर जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा कि जब भरोसा कर कर एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उसी को एक निधि मिलती है, उसको जब खर्च किया जाता है वहां पर बंदरबाट हो जाती है, ये कैसे संभव हो पाता है? 90% ऑफ द केसेस में अगर अनंत भाई आप देखने जाइएगा तो उसमें जो जनप्रतिनिधि है जी, उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट या उसके जो करीबी लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया बन गई है जी कि सांसद निधि के थ्रू जो काम होते हैं उसमें जो कार्यदायी संस्था है या मान लीजिए डीएम के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है या सीडीओ के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उनको ओरली ये निर्देशित कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को या अमुक फर्म को ये काम मिलना है जी। और ये बहुत आम सी बात है और उसमें 90% ऑफ द समय में जो प्रतिनिधि होता है उसका कमीशन भी फिक्स होता है और जब आप स्वयं में कमीशन लेने लगते हो तो नीचे का जो चेन बन रही है वो हर आदमी फिर अपनी चोट उसमें डुबाने लगता है। बेसिक चीज आप समझिए कि जो ये बनाया गया था सिस्टम पार्लियामेंट में कि विधायकों और सांसदों को निधि दी जाए क्योंकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो क्षेत्रीय जो लोकल
लेवल पे जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण उसी लेवल पे हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए कोई प्रदेश लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कोई कमेटी बने या कोई उस तरह का जो है वो फंड आए। तो उसके लिए ये चीज दी गई लोकल एरिया, इसीलिए इसको एमपी लैड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। लेकिन उसमें लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी इससे अछूता नहीं है। उसमें अंतर बस इतना आया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं तो वो स्वयं नहीं ले रहे होंगे, लेकिन उनके कार्यालय में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उस वर्क डिस्पर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया होगा। ये तो शुद्ध रूप से इससे मैं कदापि ये इनकार नहीं कर रहा हूं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन जब आप सिर्फ एमपी लैड फंड की बात करते हो तो उसमें शुद्ध रूप से जनप्रतिनिधि या उसके बगलगीर लोगों का हाथ होता है। दूसरा जो सांसद जो बताया जा रहा है वो सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी, वो एचआरडी मिनिस्टर भी हैं। तो आप ये समझिए कि कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत छोटे स्तर के लोग हैं जिनके चीजों का मैनिपुलेशन कर लिया गया। और अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो अनंत जी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आप एमपी भी हैं ना, पीएम होने के साथ साथ उस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मिनिस्टर होने के साथ साथ उस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आपके द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉपर जो चीज के लिए राशि डिस्पर्स की गई है उसका अगर सही तरीके से अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसकी भी तो क्रॉस चेक आपको ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपके ही चहेते उस काम को कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी हैं, वो तो जिम्मेदार हैं ही है, लेकिन क्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी नहीं बनती कि जो डेवलपमेंट फंड जो जहां पर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, उसके ऊपर जांच रखी जाए? नहीं, एकदम मैंने आपसे क्या कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी को उससे अलग नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एमपी लैड फंड ही नहीं, जो भी विकास का फंड आता है उसको एग्जीक्यूट तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है और ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। तो मैं इस बारे में किसी को यह क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि वो ब्यूरोक्रेसी का कोई गलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है। लेकिन जब आप पर्टिकुलरली इस बात की बात कर रहे हो कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसमें मॉनिटरिंग का काम जो है वो जनप्रतिनिधि ही करता है और उसे ही करना चाहिए। और ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जिसमें जनप्रतिनिधि स्पॉट पर जाकर के और जिसने देखा है, जैसे मैं जानता हूं जितेंद्र प्रसाद जी की कंस्टिट्यूएंसी में वो खुद जाते थे और देखते थे इस बात को कि जो सड़क बन रही है या जो सीवर डाला जा रहा है या इस तरह की कोई चीज, जनता से फीडबैक लेते थे। तो एक सिस्टम हर तो नेता का रखना पड़ेगा, लेकिन नैतिक और मौलिक कर्तव्य बनता है होंगे जी, हर नेता का नैतिक और मौलिक कर्तव्य बनता है, उसकी जिम्मेदारी आती है। गौरव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लाइव, वहां पर बेहतर उनके लोग भी मौजूद हैं और गौरव से हम समझते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या रहा था। गौरव, लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम चीजें आपने आंखों से देखी हैं, क्या पूरा मामला रहा था वहां पर इस भ्रष्टाचार का? अनंत पर हैरान करने वाला ये मामला है, चूंकि प्रधानमंत्री के संसदीय निधि से जुड़ा ये मामला है और सीधे तौर पर जिस तरीके से सिगरा, जो कि एक पॉश इलाका कहा जाता है, और वहां के सिंधु नगर कॉलोनी में सीवर डालने के नाम पर जिस तरीके से संसदीय निधि से जो खेल किया गया, जो घोटाला किया गया या फिर कहें कि जो अनियमितता बरती गई, वो कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। तमाम ये लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जिन्होंने इस संबंध में शिकायत की थी और उसके बाद ही ये मामला पूरा निकल करके बाहर आया है। जो लोग शिकायत करता थे इस कॉलोनी के ही वो लोग हैं, किसी दल से वो बिलोंग नहीं करते हैं। इनकी जागरूकता के बदौलत ही ये पूरा मामला सामने आया है। हम आपसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये सीवर की जो लाइन बिछानी गई थी, जो प्रधानमंत्री के संसदीय निधि से जो ये कार्य होना था, तो क्या ये आप यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कितना काम हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर काम होना था जो नहीं हो पाया? सर, प्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल एपीएन को कि आपने जन समस्या से जुड़ी बहु जागरूकता से उसको उठाया है। ये काम जो है 6 महीने पहले से शुरू हुआ रहा। खबर है, जैसा कि आप बोर्ड दे सकते हैं, पहले बोर्ड ऊपर टंगा, आज ये ताज़ा है, नीचे लगा दिया गया। 10/8/16 को शुरू हुआ रहा, खत्म हुआ रहा 9/11/16 को। किसी को क्षेत्र में किसी को नहीं मालूम, यहाँ जो काम हो रहा है गली वालों को नहीं मालूम किस निधि का पैसा है, क्या होना है, कैसे होना है। अभी 18/4/17 को जब ये बोर्ड लगा तो लोगों को मालूम गया सांसद निधि का बोर्ड रहा और ये सीवर लाइन 116 मीटर बढ़ नहीं रही।
इसके बाद जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने कहा कि सामने एक छोर, गली के एक छोर पे मुश्किल से 12 मीटर सिविल लाइन लगी है जमीन के अंदर, और दूसरे छोर पे 4 मीटर, कुल 16 मीटर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आनंद, सीधे तौर पर आपने जिस तरीके से सुना कि जो 116 मीटर की जो सीवर लाइन लगानी थी उसे बस सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में लगाया गया कुछ मीटर, और फिर जो कॉलोनी का जो दूसरा सिरा था वहां पर लगाया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 116 मीटर सीवर लाइन बिछानी थी उसे सिर्फ और सिर्फ महज 10 से 12 मीटर में ही उसे बिछाया गया है, और 3 से 3.5 लाख, हालांकि रकम बहुत छोटी थी लेकिन ये घोटाला बड़ा है। चूंकि संसदीय प्रधानमंत्री के संसदीय निधि से ये जुड़ा हुआ मामला है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से पुराने सरकार में जो अधिकारियों की जो कार्यशैली रही है, जो संस्कृति रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ अधिकारी ही दोषी नहीं है अनंत, इसमें जो स्थानीय विधायक हैं जो कैंट के, जो कि यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि प्रधानमंत्री के सबकी जिम्मेदारी पर भी आकर के मौका मुआयना करते रहे, जिस तरीके से जो काम होना था उसकी क्या। बिल्कुल गौरव, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप कपूर जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्रशेखर पांडे हम तक जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही साथ हरिशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व आईएएस से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का चर्चा में। प्रदीप कपूर जी, जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है और सांसद निधि में भ्रष्टाचार सामने आता है तो सवाल फिर किससे पूछा जाए और जवाब का जो देने का जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? देखिए आनंद जी, मेरा ये मानना है कि सांसद निधि हो चाहे विधायक निधि हो, ये सब अब भ्रष्टाचार के ही ये सब पूरा खेल हो गया है। डेवलपमेंट कम होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, और जो सांसद या विधायक के जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं की मिली भगत से, और उसमें ब्यूरोक्रेट जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे शामिल होते हैं। ये पूरा एक नेक्सस बन गया है जिसकी वजह से पैसा जो है वो खाया जाता है और काम बहुत कम होता है जी। मेरा मानना तो यह है कि इसको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि इससे काम बहुत कम हो रहा है जी, और पैसा खाया बहुत जा रहा है जी। और आपका चैनल बधाई का पात्र है कि आपने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री करप्शन से लड़ने की बात करते हैं पूरे देश में जी, उन्हीं के क्षेत्र में अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई है और जिस तरीके से जो काम हो रहा है उसके लिए वहां का जो स्थानीय विधायक या जो वहां की सांसद निधि को जो उनके प्रतिनिधि हैं जो देखते हैं कि वहां पे उनके बिहाफ पे क्या काम हो रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी है, साथ में जो विधायक है उनकी भी जिम्मेदारी है जी, और जो ब्यूरोक्रेसी जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसकी भी जिम्मेदारी है। हरिशंकर पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस के साथी हमारे साथ बैठे हुए कमलाकर त्रिपाठी जी का कहना है कि ना सिर्फ वो विधायक, वो सांसद, बल्कि और साथ ही साथ वो अधिकारी भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए भ्रष्टाचार अगर होता है जिनकी देखरेख में काम होता है। कितनी संलिप्तता रहती है ब्यूरोक्रेसी के ऐसे भ्रष्टाचार के दौरान? देखिए आनंद जी, हम आपको बताएं क्योंकि हम प्रशासन में रहे हैं जी, हमें खुद ताज्जुब है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों ने सत्ता संभाली, लेकिन विश्वास उन अफसरों पे किया जो पूर्ववर्ती सरकारों के अफसर थे जी। जो अफसर पूर्ववर्ती सरकारों के लॉयल थे, आज भी वो जिलाधिकारी और एसएसपी और कमिश्नर और सीडीओ सारे पद पर बने हुए हैं जी। उनकी कार्य पद्धति को सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो उनको यथावत बनाए रखना, इससे जनप्रतिनिधियों में भी रोष है। और यहां तक कि जो जनप्रतिनिधि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार होने की वजह से अपनी बात नहीं कह पाते थे क्योंकि यही अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे, और अब तो वो और नहीं कह पा रहे हैं जी, क्योंकि माननीय मोदी जी की सख्त हिदायत है कि आप स्थानीय मामले में हस्तक्षेप न करें जी। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि का हाथ पैर बांध दिया है माननीय मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी जी। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये टोटल ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचार है। इसमें न तो स्थानीय विधायक का हाथ है, न कोई स्थानीय विधायक का हस्तक्षेप है, और न तो लेकिन जो हरिशंकर पांडे ने कहा कि पार्टी के लॉयल ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, वो नेक्सस कैसे बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आप देखिए, अगर किसी ने उनको ओबलाइज किया है, उनको पद दिया है, तो सामान्य तौर पर उनकी थोड़ी सी सहानुभूति रहती है जी। अच्छा, आप शिकायत भी करते हैं तो सरकार की करते हैं कि साहब वहां भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार करता कौन है? दस्तखत किसका होता है जी? हमेशा अधिकारी का जी। अभी तक जो लोग पकड़े गए वो केवल अधिकारी ही तो पकड़े गए जी। कौन सा आदमी पकड़ा गया, कौन सा नेता थोड़ी पकड़ा जाता है जी। अब आप बताइए कि जब बनारस के डीएम वही है जो सपा में थे, बसपा में थे, वो सबके चहेते थे, आज भी वो मोदी जी के भी चहेते हैं, योगी जी के भी चहेते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो एकदम पाक साफ हो गए जी? केवल मोदी जी के आने से वो पाक साफ हो जाएंगे? हाँ।
उसी तरह से अगर कानून व्यवस्था खराब थी तो जो एसएसपी थे, जो समाजवादी पार्टी में लगातार बड़ी बड़ी पदों पर पोस्टिंग पर रहे, आज वो मोदी जी के भी खास हैं, योगी जी के भी खास हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं उनमें रातों रात परिवर्तन हो जाएगा? ठीक है हरिशंकर जी, वापस लौटूंगा। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी से। चंद्रशेखर जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाया गया, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी सवाल निशान लगे हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं होती कि अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो वहां पर चेक लगाया जाए? और जिस दौरान कई भ्रष्टाचार सामने आया है उस दौरान सरकार आप ही की थी। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि पहली बात तो ये कि ये चौथा स्तंभ है मीडिया और ये बहुत जिम्मेदार रोल में आप उठाते हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत बृहद स्तर पे, बिल्कुल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर पे चलती है, वो भी कई लेवल पे है। कुछ तो नैतिक रूप से है और कुछ बड़ा ही वो संवैधानिक रूप से भी है, लेकिन नैतिक रूप से भी उसको एक्सेप्टेंस प्राप्त है कि भाई इतना तो चलता है। हमारे समाज में एक जो लाइन है कि इतना तो चलता है, ये तो देखिए बनता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या। अब जो आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस की बात या जांच कराने की बात, तो जांच एक सतत प्रक्रिया है। यदि कोई कंप्लेन आती है तो उत्तर प्रदेश की, चाहे वो हमारी पुरानी सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर के लोकायुक्त से लेकर के विजिलेंस से लेकर के कई प्लेटफॉर्म बने हैं जिस पर की बड़ी जांच की जा सकती है। परंतु व्यवहारिक स्तर पे जो होता क्या चीज है कि चंद्रशेखर पांडे जी, सीधे तौर पर आपको कहूंगा, देखिए आपका जो कार्यकाल रहा था उसमें जितनी जांचें हुई हैं, जिसके खिलाफ जांचें हुई हैं, स्तर क्या रहा, किस किस मामले पर कोर्ट की फटकार पड़ी, ये बात जग जाहिर है। तो सर, आदर्शवादी बातों से हटते हुए सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरकार का कितना रोल रहता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वही मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपके जो मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूं वो ये चीज है कि पहले तो मैंने आइडियल बात की, जो एक सच पहलू मैंने बात किया। अब मैं दूसरा पहलू आपको बता दूं कि यदि विधायक निधि का पैसा है, हमें ऐसा स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि यदि सांसद निधि का पैसा होता है तो सांसद के रिकमेंडेशन पे ही जो व्यवहारिक रूप से जाता है, टेंडर होता है, सब होता है, लेकिन सांसद का रिकमेंडेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जिसको बोला जाता है, लेकिन सर रिकमेंडेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आती हैं वहां पर ज्यादा बड़ी जो तस्वीर है, विभत्स तस्वीरें सामने आती है। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। सर, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो रिपोर्ट जिसको देखने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और कार्रवाई का चाबुक लगातार चल रहा है। क्या पूरा मामला था इस रिपोर्ट में, आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद निधि से वाराणसी के सिगरा थाना इलाके के सिंधु नगर कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने का कार्य होना था। 116.25 मीटर सीवर लाइन का काम 3,38,000 रुपए की लागत से नवंबर 2016 तक पूरा कर लेना था, लेकिन ना तो सीवर लाइन ही सही से बिछाई गई और ना ही तय समय पर काम पूरा हुआ। इस मामले में शिकायतकर्ता सौरभ सिंह का कहना है कि सांसद निधि द्वारा बिछाए जा रहे सीवर लाइन का 10% काम भी नहीं हुआ है, ना तो मानकों का ख्याल रखा गया है और शिलापट तक लगाने में बेईमानी हुई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर ये घपला किया है। हालांकि लागत राशि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, फिर भी पीएम के संसदीय निधि से ये काम हो रहा था और उसमें भी इन लोगों ने घपला किया। ये उनके दुस्साहस का उदाहरण है और इसी वजह से शिकायत डीएम महोदय से की गई है। गली जो है 116 मीटर लंबी है, नापा गया, नाप के हिसाब से हम लोग इसको नापा गया। ये पूरी पास हुई रही कि इसमें नई सीवर लाइन लगनी है। कैसे पुरानी सीवर लाइन लगभग बीच में ठीक रही, किनारे किनारे भी जर्जर हो गई रही पूरी, बीच में चूहे वगैरह खोद दिए उसको। तो ये जो है लाइन बुरी बदल नहीं रही, नई सीवर लाइन। हम लोग को नहीं मालूम था कि सांसद निधि से हो रहा है, हमको ये मालूम हुआ है किसी ठेकेदार के मार्फत से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सीवर लाइन 116 मीटर डालने की जो योजना थी वो नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं पहुंची। उस कोने से थोड़ा सा करीब 20 फीट तक उधर है, इधर कपूर साहब के पास से रोड तक। मामला पीएम के सांसद निधि से हुए काम में अनियमितता से जुड़ा हुआ था, लिहाजा डीएम ने तत्काल इस पर जांच के आदेश दिए। डीएम का कहना है कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। लागत राशि और सीवर लाइन बिछाने के जमीनी हकीकत को समझने के लिए टेक्निकल ऑडिट टीम को मामला सौंप दिया गया है। 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और जो लोग इस घोटाले में इन्वॉल्व मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे पास जिला स्तर की एक तकनीकी ऑडिट कमेटी होती है, टीएसी टेक्निकल जांच, जिसमें दूसरे विभाग के अभियंता लोग उस जांच को करते हैं। तो टीएसी जांच के लिए कहा गया, मेरे ख्याल से 10 दिन के अंतर्गत उनकी पूरी टेक्निकल रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें हमने ये भी कहा कि पूरा मेजर करें क्या स्कोप ऑफ वर्क था और क्या हुआ है, और अगर दोनों में गैप है तो क्या है, उसका अमाउंट क्या है। तो इस मेरे ख्याल से 7-8 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और इसमें कोई दोषी होगा तो इसमें कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ। 3,38,000 से कराए गए काम में घोटाले की राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनका दुस्साहस बेहद बड़ा है।
वो इस कदर कदाचार में लिप्त थे कि ना तो उन्हें डीएम का भय था और ना ही पीएम का। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट आपने देखी है। प्रदीप जी, वापस मैं आप ही के पास आऊंगा कि जिम्मेदारी आखिरकार किसकी तय की जाए ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में, जहां एक तरफ हम भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, कि यही है तस्वीर बदले हुए देश की? देखिए, जिम्मेदारी तो अधिकारी की है जिसने कि ये काम करवाया है ठेकेदार से मिलकर और जिस तरह से हुआ है, और जिसने पूरा जो इम्प्लीमेंट, देखिए प्रधानमंत्री के क्षेत्र में काम होना है तो उसकी स्कीम बन जाती है, और लेकिन इम्प्लीमेंट जो करता है सारा जिम्मेदारी तो उसी की है कि किसने इसको किया और काम नहीं किया, ठेकेदार से मिलकर पैसा खा लिया, क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री का मामला है। इसी तरह का मामला सारे प्रदेश में और हर जगह यही होता चला आ रहा है। और जो करप्शन के केसेस हैं उससे किसी भी सरकार की लड़ने की मंशा ही नहीं है। पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी उसमें चाहे वो लोक आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे विजिलेंस की रिपोर्ट हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, ये जितने भी जो संगठन थे सब डिफंक्ट हो गए थे। इनकी रिपोर्ट जो है वो सब रखी रह जाती थी, उस पर कोई एक्शन नहीं होता था। तो उससे लगता था कि सरकार का कहीं भ्रष्टाचार से लड़ने का कहीं कोई मन नहीं था, और उसको फटकार जो है बराबर हाईकोर्ट से जो है बराबर फटकार, तब जाके कहीं कुछ थोड़ा बहुत एक्शन होता था। हाँ, ठीक है, इसे हमने देखी है। तो गौरव मेरे सहयोगी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव के साथ कुछ वहां के स्थानीय लोग भी बने हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उनकी नजर में कौन जिम्मेदार होता है ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर। गौरव, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आखिरकार अगर भ्रष्टाचार ऐसा सामने आता है तो जनता की नजर में गुनाहगार कौन होता है? बिल्कुल अनंत, हम यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं इनसे हम सीधे तौर पर ये सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मामला ये जो पूरा निकल करके सामने आया है, इसमें क्या लगता है आप लोगों को, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर, आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन इस तरीके के, जब ये इस तरीके के घोटाले होते हैं तो उसके बाद किसको आप लोग जिम्मेदार ठहराते हैं? इसके पूरा जिम्मेदार यहाँ के सभासद हैं। यहाँ तो जब बोर्ड लगाया गया तब हम लोगों को पता चला कि ऐसी धांधली हुई है। इसके पहले तो हम लोगों को बताया जा रहा था कि ये सारा कार्य जो है कि सभासद अपने निधि से करा रहे हैं, मगर ये कार्य तो सारा संसद निधि से हो रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि क्या जो अधिकारी हैं वो सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अब किसको आप लोग जिम्मेदार मानते हैं? जी, इसमें अधिकारी की भी गलती है, और जो स्थानीय ठेकेदार और जो यहाँ के पार्षद हैं वर्तमान, उनकी गलती है। ये जो मोदी जी के माध्यम से, माननीय मोदी जी के माध्यम से स्थानीय जनता के लिए सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें मुहैया कराई जा रही, कम से कम इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ें आम जनता तक पहुंचाएं। इसकी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए, और जो भी सुख सुविधा के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही उसको जनता तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल अनंत, सीधे तौर पर जो जनता है यहाँ पर उनका यही मानना है कि जो अधिकारी हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पीएम के जो संसदीय बात करें कि उनके जो कार्य होते हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, अगर उसमें इस तरीके की अनियमितता बरती जा रही है, इस तरीके की अगर उसमें घोटाले हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि सूबे के जो अन्य जिले हैं और जो दूसरे विभाग या फिर मंत्रालय से जो काम हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। क्योंकि जनता लगातार इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि उनको जो विकास है, उनका जो हक है, उनको विकास के रूप में मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं या फिर जो ग्रास रूट पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि पूरी स्थिति बदली हुई है और जो जनता का हक है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। कमलाकर त्रिपाठी जी, जब निधि में के बेजा इस्तेमाल की बात सामने आती है, भ्रष्टाचार की मामला सामने आता है, तो आखिरकार बंद क्या नहीं कर देनी चाहिए विधायक निधि या सांसद निधि? कदापि नहीं। देखिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर मैं आपको कहूंगा वो एमपी लैड फंड है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसी तरह से विधायक का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है। आप बहुत सारी योजनाएं जो नगर निगम है या जो विकास प्राधिकरण है या रूरल एरिया में जो सीडीओ और माने विकास भवन से जो काम होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे काम हर व्यक्ति के एग्जीक्यूट हो सकें। तो जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको ये जरूरत महसूस की गई 92 के बाद, नरसिंह राव जी की सरकार में ही ये चीज हुई कि लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कम से कम इतनी फंडिंग दी जाए कि वो वहां के अपने वोटर्स का या वहां रह रहे नागरिकों का जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे अभी आप वर्तमान वाली भी देख लीजिए, 116 मीटर कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, इशू भ्रष्टाचार का है आनंद जी। और मैं बार बार ये बात कहूंगा, अभी हरिशंकर पांडे जी कह रहे थे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि
चाहे वो पीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर हो कैबिनेट के महेंद्र नाथ पांडे जी, वो वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके यहां से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम ये समझ सकते हैं कि पीएम साहब खुद नहीं कर सकते, लेकिन वहां पूरा ये पीएमओ खुला हुआ है और वहां मंत्रियों तक की ड्यूटी फिक्स है। और अभी आपने देखा लोग भी क्या कह रहे हैं, किसी ने वहां के लोकल विधायक को भी जिम्मेदार ठहराया और किसी ने वहां के सभासद को भी जिम्मेदार ठहराया। अब इस बात को भी देखना पड़ेगा कि पिछले 30 सालों से नगर निगम में बीजेपी ही काबिज है, मेयर भी उन्हीं का है और ज्यादातर विधायक उन्हीं के हैं। उसके बावजूद जब ये चीजें हो रही हैं और ये अभी जो पांडे जी की दूसरी बात भी मैं आपको बता दूं, वर्तमान जो डीएम हैं बनारस के, उनकी कार्यशैली से हर व्यक्ति खुश है, हर आदमी को वो, क्योंकि वो डीएम के रुतबे में नहीं रहते, नॉर्मल हर उनका दरबार खुला हुआ है योगेश्वर राम मिश्रा जी ठीक है। और दूसरी कमलाकर चीज जी, आपको बताऊं, 1993 उसके पहले में प्रांजल यादव थे, उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि खाली अधिकारियों का दोष है। अधिकारियों का दोष नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब बिना मिली भगत की चीज नहीं हो सकती, बिना मिली भगत वापस मैं लौटूंगा आपके पास। कमलाकर जी, नरेंद्र सिंह राणा हम तक जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत चर्चा में आपका। जो भ्रष्टाचार से सामने आ रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं की सांसद निधि में भ्रष्टाचार होता है, क्या ये संभव है कि बिना विधायक निधि में, बिना विधायक की इजाजत के, या फिर सांसद निधि में बिना सांसद के कोई भ्रष्टाचार हो पाता हो? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अगर ये इस प्रकार की घटना अपने सामने आती है तो बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए कि ये सरकार का धन है, चाहे वो विधायक के पास हो, सांसद के पास हो, अधिकारी के पास हो, ये आम जनता का पैसा है। इसके अंदर अगर एक नए पैसे का भी कोई आरोप लगता है और वो आरोप बाद में सिद्ध होता है तो सीधे सीधे उसके खिलाफ कानून में जो अधिकार है उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कोई दो धन नहीं है, धन एक ही है। अब उसकी व्यवस्था अलग अलग है। तो वो यदि किसी स्तर पे है और ये साबित होता है तो उसके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। कार्रवाई की जांच की बात भ्रष्टाचार कही जाती है। बिल्कुल, चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ, उन्होंने भी कार्रवाई की बात की। सर, आपसे बात हुई, आपने भी कार्रवाई की बात की। 2-3 तारीखें मैं गिनवा देता हूं सर आपको। 10-10-2016 को काम शुरू हुआ था, 9-10-2016 को काम खत्म हो गया। सरकार उस टाइम समाजवादी पार्टी की थी, इनका ध्यान नहीं गया। 18/4/2017 को वहां पर जाकर बोर्ड लगता है कि किस निधि के तहत या किस योजना के तहत यहां पर काम हो रहा है। जब निगम की तरफ से वहां पर बोर्ड लगाया गया, क्या तब ये चीजें सामने नहीं आई थी भाई कि कितना काम हुआ है, यहां पर कितना पैसा रिलीज किया गया है? तब भी आवाज नहीं उठी। नरेंद्र जी। जी सर, जब 18 तारीख को जाकर बोर्ड लगाया गया वहां पर कि किस योजना के तहत वहां पर ये काम हुआ है, जो कि अधूरा काम हुआ है और पैसा पूरा रिलीज किया जा चुका है, क्या तब भी आंखें नहीं खुली कि भाई कहां गया पैसा, काम क्यों नहीं हुआ, अधूरा काम क्यों हुआ है? बोर्ड लगाने के लिए अधिकारी वहां पर गए होंगे, कर्मचारी गए होंगे कि नहीं गए होंगे? सर, नहीं गए होंगे। और ये सारी चीजें ही अपने आप में जो हैं जिस भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं कि जो आप बता रहे हैं, मैं तो घटनास्थल पे नहीं हूं, मैं कुछ जानकारी भी मुझे नहीं है। जो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और जिस प्रकार से आपको शंका हो रही, मुझे भी उसी प्रकार की शंका हो रही है कि ये कोई किसी से छुपी चीज नहीं है कि यदि गलत हुआ है तो गलत हुआ है उसमें और सही हुआ है तो सही हुआ है। तो ये चीज नहीं हो सकती कि अधिकारी जो है लीपापोती, बहुत होता है, बहुत हुआ है पहले, लेकिन अब इस सरकार में ये असंभव है, असंभव है, असंभव है। जो करेगा, राजभर ने इस बात के जांच के आदेश दिए हैं, कितनी जल्दी जांच होती है और उसके नतीजे क्या आते हैं, ये भी बात देखने वाली होगी। चंद्रशेखर पांडे जी, इस पूरे घटनाक्रम में सामने आने के बाद पहले की सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद कैसे थे कि सांसद निधि में भी घोटाला हो जाए? देखिए, ऐसा है, एक बिंदु हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, सांसद निधि की पूरी जिम्मेदारी हरिशंकर जी, ये सवाल मेरा चंद्रशेखर पांडे जी से था, आपके पास मैं लौटूंगा वापस। अनंत जी, बेसिकली जो अभी ये अगर मुद्दे की असली जड़ हमें जानना होगा या इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल का अगर जवाब चाहिए तो पहले हमें परिस्थिति समझना पड़ेगा। कार्रवाई तो तब होती जब मामला संज्ञान में आता है। हमारे रिपोर्ट के बाद तो मामला संज्ञान में आप लोगों को क्या आया? मुझे 1 मिनट
अनंत जी, मुझे आप घड़ी देके 2 मिनट समय दें, केवल मैं आपको तुरंत 2 मिनट से भी कम लगेगा। बेसिकली जब सांसद निधि का जो फंड होता है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जानते होंगे, पर उनका कोई प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो वहां का स्थानीय सभासद हो या कोई विधायक हो या वहां का कोई लोकल लीडर हो, वो अपने डिमांड करके सांसद से एक पैसे सैंक्शन करा के ले करके, और 3 एजेंसियां, ज्यादातर 99% ये नगर निगम होगी, नहीं होगी तो कोई वहां की लोकल बॉडी होगी जो निर्माण एजेंसी के रूप में, उसके पास वो लेटर और स्वीकृति ले जाके देते हैं और कहते हैं साहब अब ये काम आ गया है, इसका वर्क ऑर्डर फलाने आदमी के नाम काट दो, हमारे गांव की बड़ी, हमारे मोहल्ले की बड़ी दिक्कत है, और ये देखिए सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी से मैं पैसे लेके आ चुका हूं। वो एक स्थानीय प्रक्रिया होती है। इसमें मात्र और मात्र डायरेक्टली जो है वो एक्सीएन जो बॉडी का होता है वो उस पर रनअप करता है। और दूसरी चीज आप समझ लें कि ये नवंबर की तारीख ऐसी होती है कि नवंबर हर चुनाव के पहले, जब स्पेशली जब सरकार बदलनी होती है तो उसके पहले ये अधिकारी, और माननीय पांडे जी इसको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, कि हर अधिकारी ऐसा गेम करते हैं, वो चुनाव आचार संहिता लगने के 1.5 महीने की बैक डेट में वो आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी भ्रष्टाचार का सीजन शुरू हो जाता है, उस टाइम पे मनमाफिक तरीके से काम किया जाता है, जो पार्टी है वो चुनाव में बिजी हो जाती है, चुनाव में एंगेज होती है, और वो अधिकारी बैक डेटिंग करके बीच में काम करा करके ये काम चुनाव आचार संहिता के दौरान कराए होंगे। हरिशंकर पांडे जी, तो अधिकारी तो फिर इंतजार करते होंगे ऐसे गोल्डन सीजन का, जनवरी में कहीं जा करके। और इस देखिए, और इस मैं बात पूरी देखिए, अधिकारी आजकल पूरा समय लगाते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं कि वो उस पद पर बने रहें। इसके लिए वो जनसंपर्क बहुत अच्छा करते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक से रहते हैं, सबको खुश रखते हैं, घर के दरवाजे खुले रखते हैं। जैसे आम जनता समझती है कि इनसे नेक दिल इंसान कोई नहीं है, लेकिन अगर उनको एक बार ट्रांसफर करके विशेष सचिव बना दीजिए तो उनको लगता है कि उससे बड़ा पनिशमेंट कहीं नहीं मिला। और हमें ये ताज्जुब है कि एक ही अधिकारी हो या सांसद महोदय हो, देखिए कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत भर के, लेकिन वो सांसद हैं वाराणसी के। वाराणसी में 3 वर्ष तक अगर कोई विकास कार्य सही ढंग से नहीं हुआ, उनकी सांसद निधि का सदुपयोग नहीं हुआ, तो इसके लिए जनता जो है, जिलाधिकारी को जो संबंधित इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिले का मुख्यमंत्री होता है। आपको शायद पता होगा कि जितने विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं, जो वो अनेक मंत्रियों में विभाजित करता है, वो सारे विभाग जनपद में मुख्य जिलाधिकारी के पास अकेले होते हैं। जिलाधिकारी से मजबूत संस्था इस समय वर्तमान में किसी भी उसकी संस्था नहीं है। अगर वो चाहे तो वो दंड भी दे सकती है, अगर वो चाहे तो वो प्रश्रय दे करके बचा भी सकती है भ्रष्टाचारियों को, और अगर वो चाहे तो वो अच्छा व्यवहार करके अपनी इमेज को अच्छा बना सकती है। लेकिन हमारा अनुरोध केवल इतना है कि केवल व्यवहार से किसी को ना आका जाए, उसके काम से आका जाए। अगर काम अच्छा नहीं है, विकास का काम अच्छा नहीं हुआ, 3 वर्षों तक अगर आज भी जाम की स्थिति बनी हुई है वाराणसी में, वहां पे सांसद निधि का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सीधे सीधे वहां के जिम्मेदार जिलाधिकारी हैं। और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, केवल यही इस चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जी ठीक है, प्रदीप कपूर जी आपके पास में आऊंगा। भ्रष्टाचार एक समस्या है ही है, साथ ही साथ जो जीरो क्लब होता है सांसदों का, यानी कि वो क्लब जिनकी विधायक जिनकी निधि से 1 भी रुपया खर्च नहीं होता, समस्या वहां पर ही बनी हुई है। 2016 तक की आखिरी तक के आंकड़े हमारे पास हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नाम हैं, खुद कांग्रेस की तरफ से बड़े नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है कि जिनकी निधि से बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। तो क्या अगर इतना कम पैसा खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, तो फिर जनता तक फायदा पहुंचा क्या जिसके लिए फंड बनाया गया है? एक इस संबंध में हम 2 मिनट आपसे बता दें, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी है। जी, हमारा अनुरोध है कि ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। एमपी लैड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए हुआ था, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने पूरे भारत में एक आदेश जारी किया और अपने सांसदों का ही हाथ बांध दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है एमपी लैड का खर्च नहीं करेंगे, आप केवल एक गांव का विकास करेंगे, और उस गांव का विकास आप करके हमें बताइए। अब आप सोचिए कि जो सांसद पूरे 5 लाख से 8 लाख की जनता का प्रतिनिधि है,
और उसके क्षेत्राधिकार में बहुत से गांव हैं, वो एक गांव को कैसे चूज करे और चूज करने के बाद वहीं पे विकास का पैसा लगाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर को चूज किया था, उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे, उसके बाद नरेंद्र सिंह राणा जी से तस्वीर के बारे में पूछेंगे भी। प्रदीप जी, जो सवाल मेरा आपसे था कि ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल अलग नजर आती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि देखिए ये एमपी लैड फंड जो है, जहां काम हो रहा है वहां भ्रष्टाचार है जी। और तमाम जगह पे जो है वो काम ही नहीं हो रहा है जी। तो इस तरह के जो फंड है उसका मतलब क्या हुआ जी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का जो एक सोच, मतलब ये सोच के जो बनाया गया था फंड, वो पर्पस तो डिलीवर नहीं हो रहा है। आम जनता को अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो इस तरह के फंड की क्या जरूरत है कि अगर एक बात आपको ये सोचनी चाहिए बन गए हैं कि अगर किसी फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार तो पूरे व्यापम घोटाला हुआ उतना बड़ा, या एनआरएचएम घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, तो एनआरएचएम योजना ही बंद कर दीजिए। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता प्रदीप जी। भ्रष्टाचार को अगर कर्टेल करना है, प्रदीप जी एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी जनता के बीच की बात कर रहा हूं आपसे। अगर कोई चीज भ्रष्टाचार के कारण दिक्कत हो रही है तो भ्रष्टाचार को रोकना प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी आनंद जी, आज मैं पेपर देख रहा था, माननीय मोदी जी की सरकार में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, 3 साल से टली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कल इस बात पे कि आप एस्केप रूट नहीं ले सकते, ये कहते हुए कि लीडर अपोजिशन नहीं है इसलिए हम लोकपाल नहीं नियुक्त कर रहे हैं। तो इस तरह का जब आप लोकपाल जैसी संस्थाओं को डिमीन करते हो और उसके परव्यू में नहीं आना चाहते, आपको याद होगा साल भर तक जो है केंद्र में विजिलेंस कमिश्नर की भी नियुक्ति नहीं हुई थी, सीवीसी की। तो इन चीजों को, भ्रष्टाचार को रोकना ये एंटायरली डिफरेंट इशू है और डेवलपमेंट फंड्स को खत्म कर देना। फिर तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो सारे जो राजनेता हैं, भ्रष्टाचार है, सारे फंड को ही खत्म कर दीजिए। यानी तो जो राजनेता है उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा काम करते हैं, कैसा काम ना करते हैं। अगर आप मनोहर पर्रिकर जी का एग्जाम्पल लेंगे तो उन्होंने पूरी जो उनकी निधि थी वो पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सोलर पैनल बनाने में खर्च कर दी। यानी अगर कोई राजनेता चाहता है तो काम करता है, जो काम नहीं होता तो ये मान लिया जाए कि राजनेता की इच्छा शक्ति ही नहीं काम करने। एकदम सही बात है आनंद जी, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। आप पीएम होने के साथ साथ पीएम होने का फायदा ये होता है कि बड़ी कोई चीज, जैसे हम लोग के समय में हमने डीएलडब्ल्यू दिया, हमने एयरपोर्ट दिया, नया वाला एयरपोर्ट दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया, सारी। तो पीएम होने का मतलब है कि कुछ नया बेहतर बहुत बड़ी चीज उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिले। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, वहां के नुमाइंदगी के तौर पर आपके यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके का आपकी खुद की निधि का किस तरीके से लोग डिस्पर्समेंट कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो रही है आपके यहाँ से, क्योंकि आपके ही चहेतों को वो काम दिए जा रहे हैं। नगर निगम में पिछले 30 साल से बीजेपी कायम है और जो ठेकेदार भी हैं वो बीजेपी के ही मैक्सिमम लोग हैं। तो और अभी मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर पांडे जी ने भी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जो निधि है वो भी कुछ खर्च नहीं हुए, 2016 तक के आंकड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं वो भी जीरो क्लब में बहुत सारी। राहुल गांधी का नंबर अगर आता है तो 27% के क्लब में है। देखिए वो एक अलग इशू है जी। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर पीएम साहब की निधि खर्च नहीं हो रही होती तो वो मैं इसलिए एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि पीएम साहब की एक्सेसिबिलिटी सब लोगों को नहीं है। जैसे सोनिया जी को एज चेयरपर्सन जो है यूपीए की, सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उनका और चीजें थी। लेकिन जब आप पीएमओ बनाते हो अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में और पूरी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का देखिए जो चीजें हैं। अभी आज मैंने दूसरी न्यूज भी पढ़ी कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिलोवार प्रभारी मंत्री बनाए हुए हैं। तो उन मंत्रियों का क्या काम है भाई? उनके पास अपने विभाग हैं। प्रभारी जिले का मंत्री का मतलब यही कि सरकारी जो योजनाएं जिले में जा रही हैं उनका सम्यक एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए, उस पर राइडर लगाने के लिए प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं। उसी तरह से सांसद प्रतिनिधि या पीएम प्रतिनिधि या पीएमओ का ये नैतिक दायित्व है कि आप वहां पे नैतिक दायित्व सर हम लोगों ने जाने, लेकिन नैतिक दायित्व निभाए कितने जाते हैं, निर्वाह कितना किया जाता है, ये भी सर हम लोगों ने देखा है। कमला कट, लेकिन सीएजी की सर रिपोर्ट आई थी 2010-2011 में
जिसमें कहा गया था कि जितनी भी निधि है, चाहे वो विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उसमें भारी अनियमितता होती है। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने बंद करने की सिफारिश की थी। उससे पहले 2009 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि भाई ये निधि को बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद जब आप ही की सरकार ने उसको दुगना किया, लगभग 2.5 गुना किया था, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप उसको बढ़ाया ना जाए, क्योंकि इसका हमेशा दुरुपयोग होता रहा है। जब हर जगह से आपकी कमेटी की रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, रिकमेंडेशन यही आ रही हैं, आपके जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं वो यही कह रहे हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई मेरी सिफारिश पे 1993 में शुरू की गई थी, मैं खुद इसका खंडन करता हूं कि नहीं, ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। उसके बाद दिक्कत क्या है, इनको बंद कर देना। आनंद जी, फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन या पार्लियामेंट का कोई डिसीजन है, तो अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे लोगों को ये लगता है कि वो नहीं कंटिन्यू होना चाहिए तो नहीं कंटिन्यू हो। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि इसलिए कि किसी भी चीज में अनियमितता हो रही है, तो मैंने आपको उदाहरण दिए, सरकारी तमाम स्कीम्स में गंगा प्रदूषण में 3000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा हो चुका, और आज तक गंगा मैली की मैली है, तो उसको भी बंद कर दीजिए। तमाम जितनी स्कीम्स हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, एनआरएचएम में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी बंद कर दीजिए। फिर सारी स्कीम, बाल विकास पुष्टाहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको भी बंद कर दीजिए। स्कीम्स बंद करना या फंडिंग बंद करना समस्या का कभी हल नहीं हो सकता। नरेश सिंह राणा जी से जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए आप इफेक्टिव मेजर्स क्या ले रहे हैं? विधायक निधि और सांसद निधि में भ्रष्टाचार हो तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं जो बड़ी साफ सी बात है। एक तो हम बार बार इस बात को करें, इसकी विस्तार से जांच हो, और यदि भ्रष्टाचार में कोई भी उसमें संलिप्त पाया जाए तो वो दोषी, उससे बड़ा दोषी हम किसको मानेंगे जो इतने एक पवित्र कैरेक्टर पर छींटे फेंक रहे हैं। जो व्यक्ति जब गुजरात के सीएम पद से हटता है तो अपने 5 लाख रुपए वापस पूछ लीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, सर वो मुद्दा अलग है, सर वो मुद्दा अलग है। शुरू कर रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, वो मुद्दा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले वो कोई नहीं होते। ठीक है, और मैंने नरेंद्र मोदी जी के अभी तक तो कैरेक्टर पे कोई बात भी नहीं की। मैंने तो सिंपल बात की कि अगर आप यहाँ से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सर बहस नहीं, चर्चा इसको रखते हैं कमलाकर जी हम लोग, नहीं तो वो गलत बात कह रहे हैं ना। सवाल सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, उसके अलावा जितनी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ये बात उम्मीद इसकी बहुत हाई हो जाती है, जो कि वाराणसी में अगर ये चीजें आती है, बनारस में चीजें आती है, कि बाकी जगह भी घोटाला ऐसा होता होगा। बिल्कुल अनंत जी, इस मैं यही कह रहा हूं कि ये सरकार ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी भैया जी। उस व्यक्ति की आवाज में दम था जो उसने उठाई, तो लोगों ने स्वीकार किया जी, स्वीकार किया। तो वहां आज ये स्थिति है कि जो आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां नेता प्रतिपक्ष नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां नहीं हुआ होगा, या कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं, या कौन लोग जो है खर्च नहीं कर रहे हैं। वाराणसी के अंदर मेरी जानकारी के अनुसार, जब मैं डिबेट में बोलता था चुनाव के समय, 8000 कुछ करोड़ रुपए तो मेरे पास आंकड़ा है, आप कहें तो मैं उसको दे सकता हूं, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के, चाहे वहां सर हम सिर्फ सांसद निधि की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल, नरेंद्र जी हम लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे क्या मिला है बनारस को आज तक? हम लोग सिर्फ कांग्रेस के समय में बनारस यूनिवर्सिटी, DLW, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी तक सारी सरकार की उपलब्धियां से नहीं गिनाते, सांसद निधि विधायक निधि की अगर बात है बनारस को क्या तो मिला है? वहीं तक सर हम लोग रहते हैं सर जी। नरेंद्र जी, नहीं, इस निधि की बिल्कुल जिसके भी, जो भी एजेंसी है, कार्यदायी संस्था है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा सर, आप अपनी बात पूरी रखिएगा उस बारे में। भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, इसकी बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं। वहां पर तकरीबन 117 मीटर का पूरा सीवर लाइन बनी थी, बमुश्किल 10 मीटर की बनी है। वहां पर पैसा पूरा खर्च हुआ है। उसके बाद आप ही की सरकार के कार्यकाल में वहां पर बोर्ड भी लगाया गया कि किस फंड से आकर हुआ है। 100% कितना वक्त बता रहा हूं, नहीं बचेंगे, यहां से लेके दिल्ली तक कोई भी है नहीं बचेगा। नरेंद्र जी, कितना वक्त वाराणसी के इस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कितने वक्त में माने कि आपकी जांच पूरी हो जाएगी? जब किस किस अधिकारी ने काम किया है, ये सब डॉक्यूमेंट में सर लिखा होगा। मैं समझता हूं कि
हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि जितना कम से कम वक्त, क्योंकि उनको कोई वक्त देने की आवश्यकता नहीं। यदि फाइल खोलेंगे और उसमें पता लगेगा कि कितने मीटर डलना था, कितने मीटर डला और उसका भुगतान हो गया जी, तो ये सीधे सीधे अपने आप में भ्रष्टाचार है। इसमें वक्त नहीं, इसमें तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो। सर, जिस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आए थे उस पर तत्परता से आप काम करेंगे, तो क्या माने कि 48 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी? नहीं, कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी। मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का आनंद भाई का ख्याल अच्छा है। वहां के जो विभागीय मंत्री सुरेश खन्ना जी को वाराणसी का चार्ज मिला है जी, और मैं उनसे कल ही मिलकर कहूंगा कि ये डिबेट में एक सवाल आया है और इस पर जितनी जल्दी हो कार्रवाई करें। सुरेश खन्ना जी के बारे में जांच तो अधिकारी करेंगे, मंत्री खुद जाकर जांच तो नहीं करेंगे। हरिशंकर जी हमारे साथ है। हरिशंकर जी, नहीं, अधिकारी अगर अधिकारी ये भी पता है कि किस अधिकारी से हमें जांच करानी है। जी ठीक है सर, मानता हूं सर, वापस लौटूंगा आपके पास नरेंद्र जी। हरिशंकर पांडे जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मंत्री अगर सख्त होकर कह दें कि जांच होनी है, तो ऐसे मामलों में कितना वक्त लगता है जांच करने के लिए? प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं जी, प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं। हम उनकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के शासनकाल में एक स्कीम शुरू हुई थी JNNURM, जिसमें अर्बन रिन्यूएबल मिशन के नाम से थी, जिसमें पाइपलाइनों को बिछाना, ओवरहेड टैंक को बिछाना, घर घर पावर सप्लाई करना जी। इस काम को एक समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए 2013 तक का वक्त दिया गया था जी। लेकिन 2013 तक मुश्किल से 40% काम हो पाया, पैसा काफी खर्च हो गया था जी। जब मोदी जी की सरकार आई तो इस योजना का नाम बदलकर अमृत योजना कर दिया गया जी, अटल मिशन योजना, अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना जी। और इसके बाद आपको ताज्जुब होगा कि लगातार 3 साल हो गए हैं, अभी भी अमृत मिशन भी नहीं पूरा हुआ जी। हमने इस मामले में PIL की है जी, अपने नाम से की है कि आम जनता की भलाई के लिए ये 5 नगर निगम, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा जी, इन सभी में क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं, इसका CAG ने ऑडिट किया है जी, कैग ने, और कैग के ऑडिट के रिपोर्ट के आधार पर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है, जो याचिका लंबित है और उसमें नोटिस जारी की गई जी। समस्त MNA को निर्देश दिया गया कि आप लोग अपना अपना काउंटर दाखिल करिए। अब हम आपको क्या बताएं, किसी भी नगर निगम से कोई भी एफिडेविट नहीं फाइल किया गया और केवल समय लिया जाता रहा जी। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है जी। अब आप बताइए कि आखिर आम जनता कहां जाए जी, उसकी सुनवाई यही तो सवाल है, विडंबना सर यही है। अच्छा, हरिशंकर पांडे जी, इसलिए मैं आपसे बहुत हमारे पास कम बचा हुआ, संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो मामला आज हम उठा रहे हैं, जो मामला उजागर हुआ है, इस मामले में अगर जांच बैठाई जाती है, नगर विकास की जाती है, तो कितने वक्त में ऐसी जांचें पूरी हो जाती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने एफिडेविट में लिखा था कि इसमें तत्कालीन सचिव SP सिंह, इसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री जी के, सबका नाम हमने एफिडेविट में दिया है और हमने लिखा है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए, इनकी जांच कराई जाए। लेकिन न तो पुरानी सरकार ने और न नई सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की जी। आप बताइए आखिर जनता कहां जाए? और ये बात हमने हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सामने कही जी। मुख्य न्यायाधीश शंकर जी, इस मामले में होती है बिल्कुल, इस मामले की तहकीकात सर हम अपने लेवल से भी करेंगे और मामले में अगर जरा सा कुछ गड़बड़ नजर आती है तो APN इस मुद्दे को भी सर अपने मन से उठाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। इस मामले की जांच कराएं, हमारी रिट पेंडिंग है और ये नोटिस जारी है जी। ठीक है, इसमें तत्कालीन अधिकारियों की संलिप्तता सिद्ध है, CAG की रिपोर्ट से सिद्ध है। ठीक है, प्रदीप कपूर जी आपके पास मैं आता हूं। जो जिक्र हरिशंकर पांडे जी ने किया, अनियमितता वहां भी है, अनियमितता जो मुद्दा आज उठा रहे हैं, अनियमितता वहां भी है। अमूमन अगर मंत्री सख्त हो जाते हैं तो ऐसी मामलों की जांचें कितने वक्त में पूरी हो जानी चाहिए? देखिए, मंत्री को चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में जो है वो आदेश दे कि महीने भर के अंदर जांच खत्म हो और तुरंत एक्शन हो जी। तो हमेशा जो जांच है वो एक टाइम बाउंड मैनर का ही ऑर्डर होना चाहिए और ये मॉनिटर करना चाहिए कि उतने में हो गई कि नहीं हो गई जी। देखिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर अनियमितता होती है तो मैसेज ये जाता है कि पूरे प्रदेश या देश भर में ऐसा ही हो रहा होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री का मामला है, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव मामला है जी, तो उसको जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए जी। ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा जी, 2019 की तैयारी बीजेपी अभी से कर रही है, जल्दी आप कार्रवाई करेंगे तो बेहतर संदेश जाएगा। 48 घंटे नहीं तो 1 हफ्ते का वक्त तो मेरे ख्याल से बहुत होगा सर। क्या 1 हफ्ते में उम्मीद करे जनता कि कोई सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी इस मामले में?
बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि मैं कल ही सुरेश खन्ना जी जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और सरकार में भी वो बहुत कद्दावर मंत्री हैं, उनसे मैं मिलूंगा और मैं उनको वाराणसी के ही वो प्रभारी हैं कि वो जल्दी इस मामले की जांच कराएं। और जो दूसरा मेरे मित्र कह रहे थे कि भाई अधिकारियों के खिलाफ है, तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट पहले तो दाखिल कीजिए उनके खिलाफ, और हमारी सरकार को बने अभी 1 महीना कुछ दिन हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, जांच होगी और जांच में जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक सर नहीं होना। ठीक है नरेंद्र जी, आपकी शब्दों को हम तवज्जो देते हुए इस बात का विश्वास करते हैं कि जो आपने कहा है उसी तर्ज पर सरकार काम करेगी और जनता को जल्द इस बारे में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ इतना ही।